आप सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। आप सबका एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने चैनल डॉक्टर कॉफलेंद इंडियन हिस्ट्री में। नवीन राज्यों के अभ्युदय में सबसे पहले मध्य राज्य में हम लोगों ने अवध पर चर्चा की, फिर उसके बाद दक्षिण भारत में मैसूर पर, और आज की टॉपिक है उत्तर भारत में पंजाब। वह पंजाब जहां की राजधानी लाहौर रहा करती थी, वह पंजाब जहां पर सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की, वह पंजाब जिसके 10वें गुरु गोबिंद सिंह ने गुरु परंपरा को समाप्त करते हुए गुरु ग्रंथ साहिब को ही अंतिम गुरु मान लिया, वह पंजाब जो आज़ादी की लड़ाई में अपनी अतुलनीय योगदान के लिए प्रसिद्ध है। उस पंजाब में उन दिनों जब केंद्र में मुगल सत्ता थी तब क्या चल रहा था, कैसे उनका अभ्युदय उत्थान हुआ और अंत में कैसे वो ब्रिटिश राज्य के अंग बन गए, इसका संक्षिप्त विवरण क्रमबद्ध ढंग से कई खंडों में करने जा रहे हैं, जिसमें आज की टॉपिक शुरू करते हैं। 1699 में खालसा की स्थापना के साथ गुरु गोबिंद सिंह ने सिखों के लिए सिंह की उपाधि भी अनिवार्य कर दी और पंच ककार भी अनिवार्य कर दिया, जिसमें केस, कंघा, कड़ा, कच्छ और कटार आते हैं। यानी हर सिख को ये 5 चीजें रखनी ही रखनी थी। अब गुरु के जगह गुरु ग्रंथ साहिब जब आ गए तब अगला नेता बंदा बहादुर को बनाया गया। बंदा बहादुर नाम के अनुसार वाकई में बहुत बहादुर था। इसके बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। बंदा बहादुर ने पंजाब के सिख किसानों को एकत्रित करके मुगलों से लगातार 8 वर्ष तक संघर्ष किया, और ये संघर्ष 1707 यानी औरंगजेब की मृत्यु से लेकर के 1715 तक जारी रहा, और इसी ने ही सिखों को एक दुर्जेय शक्ति के रूप में बदल दिया, बंदा बहादुर ने। इसके इसी बहादुरी के चलते ही उसके शिष्यों ने इसे सच्चा बादशाह या सच्चा सम्राट भी कहा था। यानी सच्चा बादशाह की भी संज्ञा बंदा बहादुर को दिया गया था। बात 1716 की है, जब मुगल बादशाह फर्रुख शेर द्वारा बंदा बहादुर की उसके पुत्र सहित हत्या करवा दी जाती है, और इसके बाद जब सिखों में थोड़ी पतन की स्थिति आ गई, क्योंकि बंदा बहादुर की हत्या होने के बाद उससे ज़्यादा बहादुर नेतृत्व तत्काल मिलना संभव नहीं था। ऐसे में थोड़ी सिखों के पतन देखने को मिलता है। लेकिन फर्रुख शेर के मरने के बाद और मोहम्मद शाह के समय जब पंजाब में नादिर शाह ने आक्रमण शुरू कर दिया, तो इसी अस्त व्यस्त माहौल में, अफरा तफरी के माहौल में सिखों को पुनः एक बार संगठित होने का अवसर मिल गया, और इस अवसर में उन्हें अधिक नहीं 8-10 वर्ष के टाइम लगे। बात 1726 की है, जब मुगल सूबेदार जकारिया खान ने सिखों से समझौता किया, और इस समझौता के उद्देश्य से उसने जागीरें और नवाबी तक देने का सिखों को प्रस्ताव रख दिया। इस प्रस्ताव में जकारिया खान द्वारा सबसे पहले फैजलपुर के कपूर सिंह को जमींदारी नवाब के रूप में मान्यता दे दी गई। कपूर सिंह को, कपूर सिंह कालांतर में अलग अलग बिखरे हुए सभी सिख किसानों को एक जगह संगठित किया और दल खालसा का गठन कर दिया। ध्यातव्य हो कि इसके पहले खालसा का गठन 1699 में गुरु गोबिंद सिंह ने किया था, जो अंतिम गुरु थे सिखों के, लेकिन दल खालसा का गठन कपूर सिंह ने किया मार्च 1744 में। कपूर सिंह के मरने के बाद जस्सा सिंह अहलुवालिया ने खालसा दल को अपना नेतृत्व दे दिया। जस्सा सिंह के नेतृत्व में ही दल खालसा 12 स्वतंत्र जत्थों में बदल गया, 12 मिसलों में बदल गया, जिसको कि अरबी भाषा में मिसल को प्रायः समान या इक्वल या एक जैसा कहा गया है। ऐसा कनिंघम का भी स्टेटमेंट मिलता है कि मिसल का मतलब होता है एक समान। प्रत्येक मिसल, जो 12 मिसल थे, पहले इनका एक संक्षेप में उल्लेख देख लेते हैं। इनमें अहलुवालिया मिसल के संस्थापक जस्सा सिंह थे, सुकर चकिया के चरत सिंह, इसी सुकर चकिया में रणजीत सिंह भी आते हैं बाद में। सिंहपुरिया के नवाब कपूर सिंह थे। हंगी मिसल के छज्जा सिंह संस्थापक थे। फुलंकिया मिसल के संधू जाट चौधरी थे। रामगढ़िया मिसल के जस्सा सिंह रामगढ़िया थे।
कन्हैया मिसल के जय सिंह, शहीदी मिसल के बाबा दीप सिंह, नकी मिसल के हीरा सिंह, बूढ़े वालिया मिसल के गुलाब सिंह, निशान वालिया मिसल के सरदार संगत सिंह और करोड़ सिंधिया मिसल के भगेल सिंह संस्थापक थे। इन 12 मिसलों में सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट कह सकते हैं हम सुकर चकिया मिसल है, जिसमें रणजीत सिंह ने पंजाब को आगे एक अलग पहचान दिया। तो प्रत्येक मिसल का अपना एक झंडा होता था, अपना एक नाम होता था, अपना एक निशान होता था, अपनी एक समिति होती थी और ये सभी मिसल मिल करके इन सब के साथ एक दूसरे के सहयोग से पंजाब में शासन संचालन करने लगे। इन्हीं दिनों अफगान आक्रमण और मुगल सूबेदारों के आक्रमण से पंजाब में अव्यवस्था फैलने लगी, जिससे निपटने के लिए दल खालसा ने 1753 में राखी प्रथा शुरू की। समय है 1753। प्रथा का नाम राखी प्रथा। ये राखी प्रथा कोई रक्षाबंधन प्रथा नहीं था, बल्कि राखी प्रथा के तहत गांव के किसानों से उनके उपज का 1/5 भाग यानी कि 20% टैक्स लिया जाता था, ताकि उनके गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली जा सके। इसी प्रणाली के द्वारा ही सिखों का राजनीतिक शक्ति के रूप में अभ्युदय देखा जाता है। उत्तर मुगल बादशाहों द्वारा अहलुवालिया मिसल के जो संस्थापक जस्सा सिंह थे, उनको सुल्तान एक कौमे की उपाधि भी दी गई थी और स्वयं को जस्सा सिंह ने बादशाह भी घोषित किया था और अपने नाम के सिक्के भी चलाए थे। पंजाब में पटियाला, नाभा और जिंद जैसे राजवाड़ों की स्थापना, इन सब क्षेत्रों में फुलंकिया मिसल का उल्लेख मिलता है। फुलंकिया मिसल के जो सरदार आला सिंह थे, इनको अहमद शाह अब्दाली ने 1765 में तबल ओ आलम, एक नगाड़ा और एक चिन्ह भेंट किया था। यानी कि आला सिंह से अहमद शाह अब्दाली की अच्छी दोस्ती थी। आधुनिक पंजाब के निर्माण का श्रेय, जैसा कि उल्लेख किया, सुकर चकिया मिसल में रणजीत सिंह को जाता है। 1764 की बात है, जब सिखों ने पंजाब से अफगानियों के आक्रमण का प्रभाव समाप्त कर दिया लगभग, और उसी समय देग, तेग, फतेह इन शब्दों से मुद्रा, जो चांदी के शुद्ध चांदी के मुद्रा होते थे, मुद्रा लेख युक्त सिक्कों का प्रचलन भी शुरू कर दिया और इस प्रकार पंजाब में सिख प्रभुसत्ता का प्रतीक उनकी स्वतंत्र मुद्रा बन गई। और इस प्रकार जब उनका विस्तार होता है तो 1763 से 73 के बीच सहारनपुर से लेकर के पश्चिम में अटक तक, दक्षिण में मुल्तान से लेकर उत्तर में कांगड़ा तक हो गया। अंततः हम ये कह सकते हैं कि 1469 में जो गुरु नानक ने सिख धर्म चलाया था, हरगोबिंद ने इसे लड़ाकू जाति में बदल दिया। 1606 से 45 का समय था हरगोबिंद का, और बाद में गुरु गोबिंद सिंह ने 1675 से 1708 का समय रहा, सिंह की उपाधि दी, गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरुपद बना दिया। बंदा बहादुर ने उसे दुर्जय शक्ति के रूप में बदल दिया। बंदा बहादुर के बाद यह सिख 12 मिसलों में विभाजित हो गया और इन 12 मिसलों में जो एक महत्वपूर्ण मिसल उभर करके आया, उसे सुकर चकिया की मिसल के नाम से जानते हैं। चरत सिंह इसके संस्थापक थे और इसी मिसल से महाराजा रणजीत सिंह निकल करके आए, जिनके बाद पंजाब वास्तव में एक राजनीतिक शक्ति का केंद्र बना। और इसके बाद उसकी दशा और दिशा आगे कैसे बढ़ती है, इसका हम अगला उल्लेख करेंगे अपने अगले अंक में, रणजीत सिंह और पंजाब के तहत। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।